हमास ने जो इजरायली कोलैबोरेटर्स को डेडलाइन दी थी 19 अक्टूबर वो समाप्त हो गई और अब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस हमास एक बहुत बड़े अभियान को लॉन्च करने जा रहा है जिसमें अबू शबाब गैंग के जो 2000 लोग ईस्टर्न राफा में और उसके साथ जो नॉर्थ गाजा में एक और ग्रुप है जिसको पॉपुलर फ्रंट के रूप में जाना जाता है जो इजराइल ने बनाया था हमास को खत्म करने के लिए, उसके खिलाफ उन दोनों के खिलाफ साइमल्टेनियस ऑपरेशन चलने जा रहा है। पूरे गाजा स्ट्रिप में जबरदस्त टेंशन है। हमने आज पहले वीडियो में छोटी सी क्लिप दिखाई थी हमास की तैयारी की। बड़ी लड़ाई होने जा रही है। उसके साथ साथ इजराइल घबराया हुआ है क्योंकि अमेरिकन वहां पर आ गए हैं इजराइल में और वो मॉनिटर कर रहे हैं सीज फायर वायलेशन। और हर बार जो नेतन्याहू अपनी मनमानी करता था इस बार नहीं कर पा रहा है। वो देखिए दूसरी बड़ी खबर आज शाम की इस दूसरे वीडियो में है। इसमें देखिए हम कोई विजुअल क्लिप्स नहीं डाल पाएंगे, शायद कुछ फोटोग्राफ्स हम डाल लें, लेकिन इसमें क्या है खबरें बहुत महत्वपूर्ण है तो वो आप देखिए जरा ध्यान से सुनिए। और ये हम बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि कुछ खबरें अभी आई हैं और जो एक बड़ी खबर है वो सीरिया की है, जहां पर सीरिया की जो एचटीएस सरकार है उसमें और एक फ्रेंच सेनेगलीज एक जो सो कॉल्ड जिहादी उसका नाम उमार ओमसन है या उमार उबैदी उसको कहते हैं। वो जो सारे फॉरेन फाइटर्स है उज़्बेकी भी उनमें और एचटीएस में लड़ाई हो गई है, दोनों इनकी मोर्चाबंदी शुरू हो गई। और ये जो उमार उबैदी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये वहां से शुरू हुआ फ्रांस में, नाइस ये सेनेगल का है जो कि फ्रेंच कॉलोनी थी, फिर फ्रांस में जाके बसा और उसके बाद इसने बहुत जब ये सीरिया में सिविल वॉर हुई तो ये नुसरा फ्रंट के क्लोज था जो कि अल कायदा, तो ये अल कायदा के माइंडसेट का है। एचटीएस जो है वो प्रो टर्की ग्रुप है। सीरियन रेस्ट जो उस समय जो सीरियन फोर्सेस जो लड़ रही थी असद के खिलाफ और वो उसमें तीन तरह के लोग थे ना, वो नुसरा फ्रंट था और एचटीएस था और ये फ्री सीरियन आर्मी था। तो फ्री सीरियन आर्मी तो लगभग खत्म सी हो गई लेकिन नुसरा फ्रंट भी खत्म हो गया, एचटीएस ही बचा और उसी को अमेरिका इजराइल ने आगे बढ़ाया। अभी जो स्थिति है देखिए फॉरेन फाइटर्स और वहां पर एचटीएस सरकार में जो मोर्चेबंदी हो गई है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि अल शरा मैनेज नहीं कर पा रहा है अपने फॉरेन फाइटर्स को भी। और खामनेई साहब ने जो आज क्रिटिसिज्म किया जिसको मैंने पहले आपके उसमें पूरा बताया था पहले वीडियो में, उसमें उनकी एक लाइन थी। उन्होंने कहा था कि आईसिस के लोग अमेरिका ने पूरे सीरिया में और सब जगह छुपा रखे, उनको वो सही समय पे इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सीरिया में, इसमें जो भिड़ंत हो रही हैं ये इसमें अमेरिका का एक इंटरेस्ट है कि ये हो और एचटीएस की सरकार की जगह वो आईसिस को बैठाए क्योंकि इजराइल का जो डेविड्स कॉरिडोर का प्लान है वो भी नहीं पूरा हो रहा है। देखिए हर तरफ अमेरिका और इजराइल में यूनिटी भी है लेकिन स्ट्रगल भी है, या आप समझिए एकता भी है संघर्ष भी है। यही होता है दो फोर्सेस, ऐसा कभी नहीं होता कि एक छत्र एकता हो और संघर्ष ना हो। तो ये जो पूरी एक परिस्थिति है देखिए, उसके साथ साथ इराक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इराकी रेजिस्टेंस को लेकर एक बड़ा अमेरिकन इनिशिएटिव आ रहा है जिसका विरोध इराकी रेजिस्टेंस कर रहा है, इराक की सरकार फंसी हुई बीच में। उसके अलावा जो लेबनान है, लेबनान के अंदर देखिए आज की जो खबरें हैं वो इन्हीं सब कुछ पॉइंट्स पर हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजराइल के खिलाफ पूरी तरीके से एक स्टेटमेंट, एक रूलिंग पास कर दी है कि UNRWA जिसको लंबे समय से इजराइल बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा है उसकी एंट्री इजराइल नहीं रोक सकता है गाजा में। अब ये सब चीजें देखिए दिखा रही हैं कि इजराइल बैकफुट पे है, ये तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि पूरे वेस्ट एशिया में, जिसका कॉलोनियल टर्म मिडिल ईस्ट है, अभी भी ट्रंप उसको मिडिल ईस्ट बुलाता है, तो पूरे मिडिल ईस्ट, सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट में वहां पर भी हर जगह संघर्ष और कई जगह तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस सीधे लड़ाई में है, वो बहुत जैसे इराक में भी सब जगह, लेबनान में भी। लेकिन सीरिया में जब जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं वो देख रही हैं कि अभी ये आपस में लड़ रहे हैं, जो लोग जिन फोर्सेस इजरायली अमेरिकन फोर्सेस जिन्होंने असद को गिराया था, लेकिन अमेरिका की बी टीम आईसिस भी वहां मौजूद है। तो वो सब देखिए अभी वो भी एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस के फेवर में जा रहा है। तो इसलिए देखिए मैं फिर से अपील कर दूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में थोड़ी कोताही हो रही है आपकी तरफ से। तो अच्छा अब देखिए जो बड़ा प्लान यहां पर सामने आया है और
जिसको लेके इजराइल के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो ट्रंप के पीस प्लान के बाद जो कतर और टर्की की एंट्री हो गई है गाजा में, इसको लेके इजराइल बहुत परेशान है। इजराइल को सऊदी अरेबिया, यूएई या बहराइन से समस्या उतनी नहीं है जितनी टर्की और कतर से है, क्योंकि टर्की और कतर चाहे इजराइल के साथ बिजनेस करते थे, लेकिन एक क्योंकि वो हमास के पुराने बैकर्स रहे हैं। जब ईरान फील्ड में आया, और फिर तो अभी इस समय तो ईरान है मेन, लेकिन उसके पहले टर्की और कतर थे। अब टर्की और कतर, सोचिए आप, टर्की का एक संगठन है HIH करके या IHH करके, जो 2010 में जो फ्लोटिला आई थी, मरमरा फ्लोटिला, जिसमें गोली चली थी, कई टर्किश सिटीजन मारे गए थे 2010 में, वो वही संगठन था। और वो संगठन गाजा के अंदर आ रहा है और आ गया है, उसका झंडा वगैरह टर्की का लेके वो पहुंच गया है और उसको अमेरिका से इजाजत मिल गई। अब आप सोचिए, और कतर जो है उसकी जो बहुत सारी फ्यूल ट्रक्स वगैरह जो आ रही हैं वो ज़्यादातर कतर से आ रही है। लेकिन हालांकि जो एड चाहिए, अभी तक 11 अक्टूबर को समझौता हुआ, अभी तक 6000 ट्रक्स आ जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली 1000 से भी कम ट्रक, 985 या ऐसी कुछ ट्रक्स आई। तो वो अभी मामला फंसा हुआ है। लेकिन इजराइल के कान खड़े हो गए, क्योंकि इजराइल एक ऐसी वो है जिसको यह्या सिनवार समझते थे, हर चीज में वो थोड़ा ओवर रिएक्ट करता, और यही उसकी ताकत भी है और यही उसकी कमजोरी भी है। तो इस चीज को जो अभी इजराइल कर रहा है कि वो देख रहा है कतर और टर्की आ गए हैं, इससे तो हमास को फायदा होगा। वो जो बात हो रही थी हमास डिसार्म होगा और एक सरकार बनेगी टोनी ब्लेयर के अंडर, वो तो पूरी बातचीत ही खत्म हो गई। और वो होनी ही थी, मैंने पहले ही आपसे कहा था वो होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं है। तो अंतोगत्वा तो कतर, टर्की, अभी तो इजिप्ट भी है, और इजिप्ट, ये तीनों मिलके वहां पर हमास की मदद, भाई हमास की मदद वो करना चाहे ना चाहे, हमास की मदद करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि और कोई फोर्स वहां नहीं है। ये भी तो समझो ना। और जितनी फोर्सेज इजराइल ने खड़ी की, चाहे नॉर्थ में वो पॉपुलर फ्रंट नॉर्थ गाजा में, उसको मार के अभी फाइनल कैंपेन उसके खिलाफ होने वाला है, कल से शुरू हो जाएगा। फिर जो सबसे बड़ा अबू शबाब, जो 2000 जो ऐसे लोगों को खड़ा किया ईस्टर्न राफा पे, जिसका लगभग कब्जा है। लेकिन ये सब लोग जो हैं नॉर्थ और साउथ गाजा में, ये सब इजरायली फोर्सेस जो येलो लाइन के थोड़े पीछे हैं, उनके प्रोटेक्शन में। तो उनके प्रोटेक्शन में जब तक हैं वो ठीक है, लेकिन वो जैसे आगे बढ़ेंगे वहां हमास है, तो इसलिए वो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रही है। इजराइल उसको इस तरह से देख रहा है कि इस सिचुएशन में का जो अपनी डायनेमिक्स है, वो कतर और इजिप्ट आने की, ये कतर और टर्की के अंदर आने की, वो तो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो विटकॉफ और जेड कुशनर और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस तीनों आ गए हैं इजराइल, और उन्होंने एक US एक सेंटर बनाया है, वो किरियत गत में, वो जो मैं आपको बता रहा था, वो एक बंकर जो है, उन्होंने किरियत गत में एक US सेंटर बनाया, जहां से वो मॉनिटर कर रहे हैं सब कुछ, और देख रहे हैं कि इजराइल कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं इजराइल वो तो नहीं कर रहा है कि जिससे सीज फायर टूट जाए। और नेतन्याहू ये चाहता था सीज फायर टूटे, वो कब चाहेगा, इतमार बिन गिविस, स्मोत्रिच वगैरह सब। लेकिन वहां US आके बैठ गया। ये उम्मीद नहीं थी इजराइल को, क्योंकि ये कोई प्लान में तो लिखा नहीं था कि वहां आके बैठेंगे, लेकिन ट्रंप ने भेज दिया कि भाई ट्रंप प्लान है, वो नाम तो ट्रंप का है ना, 21 पॉइंट प्रोग्राम। अब देखिए, ट्रंप एक ऐसा आदमी मिला इजराइल को कि उसी गुट का उसी का जो गर्दन मरोड़ रहा है नेतन्याहू। ट्रंप का भी जो लॉन्ग टर्म एम है वो इजराइल की मजबूती है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये। लेकिन उस मजबूती को कैसे लाया जाए, ये इसमें फर्क है। ट्रंप चाहता है कि वो ऐसे ओपनली कन्फ्रंटेशनल और बच्चों और औरतों का कत्ल करके नहीं हो सकता, उससे विरोध हो जाएगा पूरी दुनिया। नेतन्याहू कहता नहीं, वही तरीका है। तो उस तरीके में फर्क है, लेकिन उस तरीके में फर्क को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि वो इस चीज को जानता है कि ये जो दो रास्ते हैं ये मिल नहीं सकते, इनमें भिड़ंत होगी, और जैसी ही भिड़ंत होगी वहीं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को मौका मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिका का फिर कोई फेस नहीं रहेगा। अमेरिका को मजबूरी में टर्की और कतर को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमास के साथ है। और इसमें जो ईरान वाला इक्वेशन है वो अलग से है। वो एक ऐसी चीज है जो वेस्ट बैंक की में जो अपराइजिंग, वेस्ट बैंक में इतने हमले हो रहे, वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की बात
आज फिर से शुरू हुई। ऑलरेडी पास कर दिया है इजरायली पार्लियामेंट ने। अब उसको मतलब जो सॉवरेनिटी वाला इशू था उसको पास कर दिया है। अब एनेक्सेशन की बात है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि वेस्ट बैंक एनेक्स हम नहीं करने देंगे। अब यहां भी देखिए कॉन्फ्लिक्ट है। उधर ईरान जो है वो वेस्ट बैंक में लगातार हथियार भेज रहा है, और वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो वही है जो गाजा में है, वही है, मतलब हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, PFLP। लेकिन उन लोगों का जो इस बार जो वेस्ट बैंक में अपराइजिंग होगी, ऐसा लग रहा है कि वो ईरान सीधे उसको डील करेगा। तो आप देखिए यहां पर एक दूसरे के मतलब भाई ईरान तो सभी से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन भी रहा है कतर से, टर्की से, इजिप्ट से। लेकिन ईरान ने इधर डिप्लोमेसी से वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम की हैं, और ख़ास तौर पे जो क्योंकि हमास प्रो ईरान है, इसलिए टर्की और कतर को भी वो प्रो एक मतलब ईरान के प्रति एक सॉफ्ट स्टैंस और एक दोस्ती बने। अच्छा, उधर ट्रंप जो है जो वो अर्दोगन को बहुत मानता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, और वो ये कतर से बहुत क्लोज है क्योंकि कतर से उसका फाइनेंशियल संबंध जुड़े हैं। अब ऐसे तो कहने से इजराइल से भी फाइनेंशियल संबंध जुड़े हैं, लेकिन वो अलग बात है, इजराइल से वो सीधे अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता ट्रंप। वो अमेरिकन सिस्टम में इजरायली पैसा जाता है, लेकिन यहाँ तो सीधे ट्रंप का अपना व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है ये कतर और टर्की से। देखिए बहुत ये महीन बातें हैं। बिहार के चुनाव में भी बहुत महीन बातें सामने आ रही हैं, उसका भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसकी ज़रूरत है। मैं आपको देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है मैंने आपको बताई कि इजराइल बहुत ही इनसिक्योर, असुरक्षित, भयंकर तरीके से असुरक्षित इजराइल अपने को महसूस कर रहा है, और इसको लेके कई आर्टिकल्स आ चुके हैं। और अभी देखिए अब देखिए मैं लेबनान की सिचुएशन पे आता हूं कि टॉम बैरेक जो हैं, जो ट्रंप के एनवॉय हैं लेबनान के लिए, उन्होंने कहा है कि अब इजराइल और हिजबुल्लाह में कन्फ्रंटेशन से अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत कुछ प्रेशर किया अमेरिका ने लेबनान की सरकार को कि तुम हिजबुल्लाह को डिसार्म करो। इजराइल की शर्त है कि हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं होगा तो हम वहाँ से नहीं हटेंगे। जो 5 एरियाज़ में अभी वो टिके हुए हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं, कई बार वहाँ पर सिविलियंस की किलिंग भी की है। हिजबुल्लाह को बार बार वो प्रोवोक कर रहा है, हिजबुल्लाह प्रोवोक नहीं हो रहा है। अब ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें टॉम बैरेक जो पहले बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि वो डिसार्म नहीं हो सकता, वो असंभव है। और वहाँ पर लेबनीज सरकार में क्योंकि हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस है, इसलिए वहाँ के प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते, जोसेफ। तो ऐसी स्थिति में तो एक ही रास्ता रह जाता है कि वो है जंग का रास्ता। और जंग के मामले में हिजबुल्लाह की जो तैयारी है उसको लेके जो नई अमेरिकन रिपोर्ट है ये, वो ये है, और ये कोई CIA की नहीं है। अमेरिका ने अपना एक अलग उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहलाता है, उसने तैयार की। और उसमें ये बात असेसमेंट है कि हिजबुल्लाह से अगर इजराइल की लड़ाई आज हो जाए तो 6 दिन में इजराइल हार जाएगा। 6 दिन में इजराइल हार जाएगा, ये बात उसकी अमेरिका की रिपोर्ट में। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग सवाल है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और इस चीज को लेके इजराइल की हालत खराब है। उधर देखिए क्या है कि अच्छा इराक में देखिए क्या है कि वहां पर अब JD वैंस क्योंकि इजराइल आए हुए हैं, अब वो इराक में भी वो कर रहे हैं। इराक में वो लोग कह रहे हैं कि इराकी रेजिस्टेंस जो ईरान बैक्ड इराकी रेजिस्टेंस है वो भी डिसार्म हो, ये अमेरिका ने अभी शुरू किया। अच्छा, लेकिन उससे जो इराकी रेजिस्टेंस आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से उन्होंने लगातार अमेरिकन बेसिस पे हमले किए। फिर जनवरी में जॉर्डन में जो अल-तैफ बेस है उसमें 3 अमेरिकन सोल्जर्स मारे भी गए। उसके बाद से अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला कि नई बम्बार्डमेंट ना हो, तो उसमें इराकी रेजिस्टेंस की शर्त यही थी कि इराक से अमेरिकन सोल्जर्स जो इराक में बेसिस हैं वहाँ खाली करें। अब फिर वही बात आ गई है, इराकी रेजिस्टेंस कह रहा है कि अमेरिका ने वो शर्त नहीं रखी तो हम डिसार्म क्यों करें। उधर ईरान बैक्ड है वो खुलेआम। तो इराक में जो इराक का जो प्रेसिडेंट है शिया अल सुदानी, वो भी शिया है और वो ईरान के क्लोज है, लेकिन उसके सिस्टम में बहुत सारी प्रो US फोर्सेस या उनको बाथिस्ट फोर्सेस कह लें, जो उस तरह से अभी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है, और नहीं उनके साथ नहीं है तो इजराइल अमेरिका के ही साथ है, वो बहुत घुसी हुई है। तो उसको लेके
जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। और इसलिए जो अभी जेडी वैंस ने कहा है, तो अब जो सुदानी वहां का प्रेसिडेंट है वो बैलेंस करता है सारी चीजों को। कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्रांतिकारी आदमी, बैलेंस करता है, लेकिन उसका जो बैलेंस करना है वो अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब क्या है कि अमेरिका आर्या पार की बात करेगा, रेजिस्टेंस वहां का इराकी आर्या पार की बात करेगा, तो फिर क्या होगा? यही तो बात है ना कि तो फिर क्या होगा। ये जो देखिए पूरी बात है, इसको लेके एक बड़ी चीज, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए सीरिया पे आते हैं। अब सीरिया में उमार ओमसिन, ये लीडर है फिरकत अल गुराबा। फिरकत अल गुराबा जो है, ये भी जो 8 दिसंबर 2024 को जो असद गिरा, उसमें जो वो हुआ पूरा HTS लीडर था, लेकिन फिरकत अल गुराबा भी था। और ये उमार ओमसिन इसका लीडर है, जो उमार उबैदी के नाम से भी जाना जाता है। ये पुराना वो इसके पास जो फ्रांस और जो मतलब फ्रेंच अफ्रीका से जो बहुत सारे जो फाइटर्स जो आए यहाँ पर वेस्ट एशिया और सीरिया और सब जगह लड़ने, ये लोग एक बड़ा हिस्सा उसके साथ है। उसका बड़ा हिस्सा क्या है, उसके साथ बहुत लोग हैं। और HTS ने उसको गिरफ्तार भी किया था पहले 2018-2019 में, और उसकी तकरार HTS से है। अभी कुछ मामला सुलझा था, लेकिन अब फिर से तकरार शुरू हो गई। इसके पीछे कोई बैकर नहीं है, न टर्की भी इसके साथ नहीं है, इसके साथ अमेरिका इजराइल भी उस तरह से नहीं है। और ये अलकायदा वगैरह के क्लोज है, नुसरा फ्रंट के, और नुसरा फ्रंट खत्म हो चुका है। तो इसने अब स्टैंड ले लिया है और इसने कहा है कि जितने भी फॉरेन फाइटर्स हैं सब इकट्ठा हों। तो उज़्बेकी जो फॉरेन जो फाइटर्स हैं ये भी इकट्ठा हो रहे हैं, और इसको सुपर जिहादिस्ट कहा जाता है, सुपर जिहादिस्ट। और ये लोग देखिए, इन्होंने इडलिब जो प्रोविंस है सीरिया का, जहां से शुरू हुआ था पूरा वेव जो HTS का जो चला, जो दमस्कस तक आया जब असद गिरा, तो इडलिब में लोगों ने स्टैंड ले लिया है। उसमें एक भारी फोर्स जो है वो वहां पर तैनात हो गई है। उसके वीडियोस मैं आपको आज नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं उसको ज़रूर कल उसको आपको दिखाऊंगा। और उसमें X और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसमें भी आप नज़र रखिएगा। तो ये देखिए आज की ये खबरें थी, बिल्कुल ब्रीफ और क्रिस्प। और कल मैं फिर हाजिर होऊंगा 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।